नमस्कार। आज हम पूर्वी यूरोप के एक ऐसे देश की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर शायद उतनी सुर्खियों में नहीं रहता। मोल्दोवा। हाँ बिल्कुल। और इसकी कहानी मतलब हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि ये काफी दिलचस्प है। रोमानिया और यूक्रेन के बीच फंसा हुआ एक छोटा सा जमीन से घिरा देश। सही। और इसकी यात्रा खासतौर पर 1991 में सोवियत संघ से आज़ादी के बाद और आज जहां ये खड़ा है यूरोपीय संघ की तरफ देख रहा है। जी, तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इसका भूगोल, राजनीति में जो उठापटक चल रही है, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, संस्कृति कैसी है। और वो यूरोपीय संघ वाली बात और हाँ, वो एक उलझा हुआ मसला भी है ना, ट्रांसनिस्ट्रिया। हाँ, उस पर भी बात करनी जरूरी है। वो एक मतलब काफी पेचीदा मामला है। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ ये यूरोप के सबसे गरीब देशों में से है और दूसरी तरफ अभी हाल में वहां जनमत संग्रह हुआ। हाँ, जिसमें लोगों ने वोट दिया कि ईयू सदस्यता की जो इच्छा है उसे संविधान में ही डाल दिया जाए। कमाल है, ये एक बड़ा कदम है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कहाँ ठीक से, इसकी भौगोलिक स्थिति। तो जैसा आपने कहा, पूर्वी यूरोप में इसके पश्चिम में रोमानिया है और बाकी तीनों तरफ मतलब उत्तर, पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन है। अच्छा, तो कोई समुद्री सीमा नहीं है, पूरी तरह लैंडलॉक्ड। जी हाँ, बिल्कुल स्थल रुद्ध देश है ये। और इसका असर तो पड़ता होगा ना, मतलब व्यापार वगैरह पर। पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। समुद्री रास्ते न हो तो लॉजिस्टिक्स, लागत, ये सब चीजें मुश्किल हो जाती हैं थोड़ी। राजधानी चिसिनाउ है और आबादी बहुत ज्यादा नहीं, करीब 23 लाख। 23 लाख, अच्छा। और भाषा रोमानियाई है शायद। हाँ, आधिकारिक भाषा रोमानियाई है, जो इसे जाहिर है रोमानिया से सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। मुद्रा मोल्दोवन ल्यू है और धर्म ज्यादातर ईसाई ऑर्थोडॉक्स है लोग। और जमीन कैसी है, पहाड़ हैं या मैदान? ज्यादातर तो मैदानी इलाका ही है, कुछ छोटी मोटी पहाड़ियां हैं। और जलवायु वो समशीतोष्ण महाद्वीपीय है, मतलब गर्मियां ठीक ठाक गर्म, सर्दियां ठंडी। ठीक है, तो मतलब एक नया सा राष्ट्र है अपनी आज की शक्ल में और ऐसी जगह पर है जो भू राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील है, यूक्रेन और रोमानिया के बीच। बिल्कुल। इसी पृष्ठभूमि के साथ अगर हम इसकी राजनीति और इतिहास को देखें तो वो और भी दिलचस्प हो जाता है। आज़ादी मिली, जैसा हमने कहा, 27 अगस्त 1991 को सोवियत संघ के टूटने पर। और सरकार संसदीय गणराज्य वाली है। जी हाँ, संसदीय गणराज्य। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख। और अभी जो नेता हैं राष्ट्रपति मैया सांडू और प्रधानमंत्री दोरिन रेसियान, इनका झुकाव पश्चिम की तरफ माना जाता है ना? हाँ, काफी हद तक। और इसी से जुड़ा है वो यूरोपीय संघ में शामिल होने का बड़ा लक्ष्य। ये पिछले कुछ सालों में मतलब मोल्दोवा की विदेश नीति का एक तरह से केंद्र बिंदु बन गया है। 2022 में अर्जी दी थी शायद। जी बिल्कुल। 2022 में ही यूक्रेन पर रूस के हमले के फौरन बाद ही इन्होंने सदस्यता के लिए आवेदन किया और काफी तेजी से मतलब जून 2022 में ही इन्हें कैंडिडेट स्टेटस, उम्मीदवार देश का दर्जा मिल गया। और फिर वो 2024 वाला जनमत संग्रह, ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि संविधान में इसे शामिल कर लिया। मामूली बहुमत से ये सही, पर ये हुआ। इसका क्या मतलब है असल में? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। जब आप देश के मूल कानून मतलब संविधान में ऐसी बात डालते हैं तो ये भविष्य की दिशा तय करने जैसा है। ये पश्चिम की तरफ एक बहुत ही साफ इशारा है और ये भी दिखाता है कि मॉस्को के प्रभाव से निकलने की एक संगठित कोशिश है। एक बड़ा रणनीतिक फैसला। बिल्कुल, एक बड़ा रणनीतिक चुनाव जिसके असर अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के समीकरणों पर पड़ेंगे। लेकिन रास्ता इतना सीधा भी नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा था, वो ट्रांसनिस्ट्रिया वाला पेच है। यहाँ अगर मामला थोड़ा उलझ जाता है। हाँ बिल्कुल। ट्रांसनिस्ट्रिया जो है वो मोल्दोवा के पूर्वी हिस्से में निस्टर नदी के पार एक पतली सी पट्टी है। 1990 के दशक की शुरुआत में ही मतलब आज़ादी के तुरंत बाद वहाँ एक लड़ाई हुई थी और तब से वो अलग है। हाँ, तब से उन्होंने खुद को एक अलग गणराज्य घोषित किया हुआ है। हालांकि दुनिया में कोई उन्हें मान्यता नहीं देता, सिवाय कुछ और ऐसे ही गैर मान्यता प्राप्त इलाकों के। और रूस का समर्थन है उन्हें। जी, और यही बात इसे मोल्दोवा की संप्रभुता के लिए, उसकी क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती बनाती है। सोचिए, एक हिस्सा जो कागज पर आपका है पर उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, और वहां रूसी सैनिक भी तैनात है, शांति सैनिक के नाम पे, दशकों से। तो ये एक तरह से रूस के आत्म एक लीवल जैसा हुआ, अस्थिरता बनाए रखने के लिए। हाँ बिल्कुल।
बाहरी प्रभाव डालने और अस्थिरता पैदा करने का एक जरिया। खासकर यूक्रेन पर हमले के बाद इसकी अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि ये इलाका यूक्रेन की सीमा से भी लगता है। तो क्या वहां भी लड़ाई फैलने का डर था? चिंताएं तो बढ़ी थीं, निश्चित रूप से। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि संघर्ष सीधे मोल्दोवा में फैला हो, लेकिन इस सब ने मोल्दोवा को अपनी सुरक्षा नीतियों पर, अपनी ऊर्जा पर निर्भरता पर दोबारा सोचने पर मजबूर जरूर किया है। अच्छा, क्या बदलाव किए उन्होंने? सबसे बड़ा बदलाव तो ऊर्जा में है। उन्होंने रूस पर अपनी गैस निर्भरता कम करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाए हैं। अब वो यूरोप से ज्यादा गैस ले रहे हैं। और सुरक्षा? सुरक्षा के मामले में नाटो और यूरोपीय संघ के देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है। ट्रेनिंग, सूचना साझा करना, ये सब ये दिखाता है कि वो अपनी सीमित सैन्य क्षमता के बावजूद बाहरी दबावों का मुकाबला करने और अपनी संप्रभुता बचाने के लिए गंभीर है। ये तो वाकई एक मुश्किल संतुलन है। एक तरफ यूरोप जाना है, दूसरी तरफ घर में ही एक ऐसा संघर्ष है जिसमें बाहरी ताकत शामिल है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। आपने कहा था यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक। हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। 2024 के अनुमान देखें तो जीडीपी करीब $18.2 बिलियन और प्रति व्यक्ति आय लगभग $7,774। $7,774। ये अगर हम तुलना करें जैसे पड़ोसी रोमानिया से या ईयू एवरेज से, तो कहाँ ठहरता है? ये जानना जरूरी है। देखिए, रोमानिया, जिससे भाषा और संस्कृति इतनी मिलती है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय इससे लगभग दोगुनी है। और यूरोपीय संघ का जो औसत है, उससे तो मोल्दोवा कई गुना पीछे है। तो साफ है कि आर्थिक सफर अभी बहुत लंबा और मुश्किल है। और इकॉनमी चलती किस चीज पर है? मतलब मुख्य आधार क्या है? पारंपरिक रूप से तो ये कृषि प्रधान देश रहा है। जमीन अच्छी है, उपजाऊ है, तो अंगूर, फल, सब्जियां, ये सब खूब होता है। और इसी से जुड़ा है वाइन उत्पादन। हाँ, वाइन का जिक्र पहले भी हुआ था, मोल्डोवन वाइन। जी, वाइन यहाँ की अर्थव्यवस्था का भी हिस्सा है और पहचान का भी। तो निर्यात में भी मुख्य रूप से वाइन, फल, सब्जियां ही जाती हैं। लेकिन एक और सेक्टर का नाम लिया था आपने शायद? की कुछ मोल्दोवान आईटी कंपनियां अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रही हैं। ये एक अच्छी बात है। ये तो है, विविधता आ रही है मतलब। और आयात क्या करते हैं सबसे ज्यादा? आयात में सबसे ऊपर है ऊर्जा, गैस, तेल। इस पर बाहरी निर्भरता बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मशीनरी है, उपभोक्ता वस्तुएं हैं। लेकिन ऊर्जा वाली निर्भरता वो एक बड़ी कमजोरी है अर्थव्यवस्था के लिए। तो फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि एक देश जो कृषि पर इतना निर्भर है, ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर है, ऊपर से ट्रांसनिस्ट्रिया जैसा राजनीतिक मसला भी है, वो यूरोपीय संघ के मानकों तक कैसे पहुंचेगा? आर्थिक स्थिरता कैसे आएगी? ये सबसे बड़ा चैलेंज है मोल्दोवा के सामने। कृषि पर निर्भरता का मतलब है कि आप मौसम की मार या फिर बाजार के उतार चढ़ाव, इन सब के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। ईयू से जुड़ने पर व्यापार और निवेश के नए मौके जरूर मिलेंगे, लेकिन उनका फायदा उठाने के लिए अंदरूनी सुधार करने होंगे। जैसे अर्थव्यवस्था में और विविधता लाना, प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार कम करना। आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है, वाइन उद्योग में भी क्षमता है, लेकिन इन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। ये आसान नहीं होगा। समझ गया। इन सब आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के बीच जरा संस्कृति की भी बात कर लें। वाइन का जिक्र तो हुआ, और क्या खास है वहां की संस्कृति में? मोल्दोवा की संस्कृति भी मतलब इसके इतिहास और भूगोल की तरह ही मिली जुली है। रोमानिया का असर तो बहुत गहरा है ही, भाषा से लेकर कई रिवाजों तक, लेकिन साथ में स्लाविक प्रभाव भी दिखता है। मतलब रूसी और यूक्रेनी और कुछ हद तक तुर्की असर भी है, जो पुराने ऑटोमन साम्राज्य के समय का है। तो एक तरह का संगम है। मैंने पढ़ा कि वहां के लोक नृत्य और संगीत काफी रंगीन और जीवंत होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वाइन से जुड़े त्योहार। वाइन यहाँ सिर्फ पीने की चीज नहीं है, वो संस्कृति का हिस्सा है। हर साल नेशनल वाइन डे मनाते हैं, बड़ा उत्सव होता है। ये उनकी एक पहचान है जिसे वो दुनिया के सामने रखते हैं। और घूमने फिरने के लिहाज से कोई खास जगह? एक जगह है ओरहेयुल वेची। ये कमाल की जगह, एक तरह का ओपन एयर म्यूजियम और मठ कॉम्प्लेक्स है, जो नदी किनारे चट्टानों में खुदा हुआ है। अच्छा, चट्टानों में? हाँ, वहाँ आपको पाषाण युग से लेकर मध्यकाल तक के इंसानी बसाहट के सबूत मिलते हैं। ये मोल्डोवा के लंबे और जटिल इतिहास की कहानी कहता है। बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह है। दिलचस्प। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें,
भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति। तो क्या तस्वीर उभरती है मोल्डोवा की? इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि हम एक ऐसे देश को देख रहे हैं जो सचमुच एक चौराहे पर खड़ा है। एक नौजवान राष्ट्र है, बमुश्किल 30-32 साल की आज़ादी, और अब वो पूरी ताकत से अपनी पहचान यूरोप से जोड़ना चाह रहा है। हाँ, यहाँ तक कि संविधान में लिख दिया। बिल्कुल, लेकिन उसी वक्त उसे अपनी ही जमीन पर एक जमे हुए संघर्ष से जूझना पड़ रहा है, ट्रांसनिस्ट्रिया, जिसमें रूस का सीधा हाथ है, और ये यूरोप जाने की राह में एक बड़ा रोड़ा है। और आर्थिक रूप से भी चुनौतियां कम नहीं हैं। यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक, कृषि पर निर्भरता, ऊर्जा की जरूरतें। हाँ, लेकिन साथ में आईटी और वाइन जैसे क्षेत्रों में उम्मीद भी है, और इन सब के बीच एक मिली-जुली अपनी खास सांस्कृतिक पहचान भी है। तो मतलब एक तरफ ऐतिहासिक बोझ और चुनौतियां हैं, खासकर रूस और ट्रांसनिस्ट्रिया को लेकर। दूसरी तरफ भविष्य के सपने हैं यूरोपीय संघ के साथ जुड़ने के। जी, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही मोल्दोवा के लिए सबसे बड़ी कला है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हाल के घटनाक्रम जैसे वो जनमत संग्रह या सरकार की नीतियां वो दिखाते हैं कि कम से कम इरादा बहुत मजबूत है पश्चिम की ओर जाने का। सही कहा, ये वाकई एक ऐसी कहानी है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि अब जब संविधान में योग की आकांक्षा इतनी साफ लिख दी गई है, तो मोल्दोवा अपनी इन अंदरूनी मुश्किलों, खासतौर पर ट्रांसनिस्ट्रिया का अनसुलझा मसला और अपनी अर्थव्यवस्था की ये जो कृषि और ऊर्जा पर निर्भरता है, इनके साथ वो यूरोप वाले रास्ते पर संतुलन कैसे साधेगा, ये देखना बहुत अहम होगा। मोल्दोवा की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस देश के बारे में कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। हम आगे भी ऐसे ही अहम विषयों पर बातचीत करते रहेंगे।